तो राइबोसोम्स एंड इंक्लूजन बॉडीज, तो राइबोसोम्स के बारे में डिस्कस करते हैं यहाँ पे। बेसिकली राइबोसोम्स क्या होते हैं, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे प्रोकैरियोटिक सेल में, कौन सेल में भाई, फिलहाल प्रोकैरियोट की बात कर रहे हैं। तो प्रोकैरियोटिक सेल में, प्रोकैरियोट सेल के अंदर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ में लगे रहते हैं। किसके साथ में लगे रहते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ना, पीएम, उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर राइबोसोम लगे रहते हैं। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर लगे रहते हैं, ठीक है भाई। किसके ऊपर? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर लगे रहते हैं। इनका साइज कितना होता है यहाँ पे, आकार? तो साइज होता है इनका यहाँ पे 15 नैनोमीटर से लगा के 30 नैनोमीटर का। कितना साइज रहता है? 15 नैनोमीटर से 20 नैनोमीटर का इनका साइज रहता है। मतलब 15 नैनोमीटर से 20 नैनोमीटर का क्या हो गया कि 1 नैनोमीटर में होता है 10 की पावर माइनस का 9 मीटर। कितना होता है भाई? 10 पावर माइनस 9 मीटर। समझ गए? तो यहाँ पर अगर 15 नैनोमीटर है तो 15 इंटू 10 की पावर माइनस का 9 मीटर, ठीक है। 20 वाले में भी सेम 10 की पावर माइनस 9 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद में इनमें जो राइबोसोम्स होते हैं वो 70S टाइप के राइबोसोम होते हैं। टाइप अगर पूछे वो राइबोसोम का टाइप क्या है, तो इनमें टाइप क्या है भाई? 70S। राइबोसोम का टाइप, दो टाइप के मैंने बताए थे राइबोसोम होते हैं, एक 70S और एक 80S। 80S पाए जाते थे यूकेरियोटिक सेल में और 70S पाए जाते थे प्रोकैरियोटिक सेल में। तो 70S होते हैं। अब ये जो 70S है ना, इनके भी सब टाइप होते हैं, सब यूनिट्स होती है इसकी। इसकी क्या होती है? सब यूनिट्स। यानी कि इसको भी दो छोटी यूनिट्स में बांटा जाता है। दो छोटी यूनिट आपसे जरूर एग्जाम में पूछी जाती है, कौन सी होती है वो? तो 70S की दो छोटी यूनिट होती है, एक 50S और एक होती है 30S। एक कौन सी होती है भाई? 30S। याद रख लोगे? 70S की दो छोटी यूनिट कौन कौन सी है? एक 50S है और एक कौन सी है वो? 30S है, ठीक है ना। बेसिकली राइबोसोम का काम क्या होता है कि राइबोसोम जो होता है वो, राइबोसोम जो होता है वो mRNA के जरिए, किसके जरिए? mRNA के जरिए, मैसेंजर आरएनए के जरिए, कौन से के, किसके जरिए? मैसेंजर आरएनए के जरिए से प्रोटीन का निर्माण करता है, प्रोटीन को बनाता है। किसको बनाता है? प्रोटीन को। तो मेन काम राइबोसोम का होता है प्रोटीन को सिंथेसाइज करने का, बनाने का। किसके जरिए से बनाता है प्रोटीन को? mRNA के जरिए से। mRNA समझ गए? मैसेंजर ऑफ आरएनए। क्या बोलते हैं इसको? मैसेंजर ऑफ आरएनए। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? तो ये इसका जो है ना रोल है, मैसेंजर आरएनए, ठीक है। तो अब राइबोसोम्स जो है ये किसके अंदर था भाई? प्रोकैरियोटिक सेल में हमने पढ़ लिया। अब हम यूकेरियोटिक सेल की बात करेंगे। कौन सेल की? यूकेरियोटिक सेल की। पहले आप राइबोसोम्स नोट कर लीजिए। स्ट्रक्चर भी देखने हो 70S टाइप कैसे होती है। ये कौन सी यूनिट हो जाएगी? 50S और ये 30S, दोनों मिलके क्या हो जाएगा? 70S। ये स्ट्रक्चर है इसकी, ठीक है, नोट कर लो। यूकेरियोटिक सेल्स। तो यूकेरियोटिक सेल्स के बारे में कुछ जो स्पेसिफिक पॉइंट है जो हमारे एकदम से याद आ जाए, वो कौन कौन से स्पेसिफिक पॉइंट है? जैसे कि नंबर 1 स्पेसिफिक पॉइंट है कि यूकेरियोटिक सेल्स मोनेरा को छोड़ के बाकी जितने किंगडम होते हैं, कि यूकेरियोटिक सेल मोनेरा किंगडम को छोड़ के बाकी के अगले जो 4 किंगडम है, जैसे कि ये प्रोटिस्टा है, ठीक है ना, फंजाई है, और उसके अलावा जो है ना प्लांटी है, प्लांट है, यानी कि प्लांट किंगडम बोल देते हैं। एनिमेलिया है, एनिमल वाला। इन सारे किंगडम की जो सेल्स होती है ना, इन सब की जो सेल्स होती है स्पेसिफिकली क्या क्या कौन सेल्स होती है भाई? यूकेरियोटिक सेल्स होती है। कौन सेल्स होती है? यूकेरियोटिक सेल्स होती है। और यूकेरियोटिक सेल्स के अंदर खास बात होती है, दूसरा खास पॉइंट जो है इसका, एक पहले मान लो, इनमें जो है यूकेरियोटिक सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है। तो क्या होता है भाई? न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस होगा तो इनमें न्यूक्लियस मेम्ब्रेन भी होगी या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होगी। कौन सी मेम्ब्रेन भी होगी? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है ना। केंद्रक के ऊपर एक जो झिल्ली होती है ना इसके, वो भी होगी, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन भी होगी। तो इसमें दो चीजें होंगी, यस राइट, न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होगी। तो ये दो चीजें इसके अंदर होती है, आपको ध्यान रखना है, ये इसका स्पेसिफिक पॉइंट है। और यूकेरियोटिक सेल्स जो होती है भाई अलग अलग स्ट्रक्चर्स में होती है, क्योंकि ये प्लांट में भी हो सकती है और किसमें भी हो सकती है भाई?
एनिमल्स भी। अब इसमें जो है वैसे तो ये सारे एक जैसी होती है, लेकिन ये कह रहा है कि भाई यूकेरियोटिक सेल को अगर तुम्हें डिवाइड करना हो तो दो प्रकार से आप कर सकते हैं, ईयू यूकेरियोटिक, सी से सेल, दो प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि एक सेल होती है जो प्लांट में होती है और एक सेल होती है जो किसमें होती है भाई, एनिमल में होती है। तो एनिमल और प्लांट सेल को आप डिवाइड कर सकते हैं। एनिमल और प्लांट सेल में डिवाइडेशन हमने कल देख लिया था, ठीक है ना। अंतर क्या होता था, प्लांट सेल में तो क्या पाया जाता था, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है ना, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता था, लार्ज वैक्यूल पाया जाता था, लार्ज वैक्यूल पाया जाता था। इसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होता था और सेंट्रियोल एक तो उसमें खास होता था जो इसमें नहीं होता था, सही बात है, वेरी गुड, सेंट्रियोल होता था और इसमें हाँ वैक्यूल जो स्मॉल होते थे, स्मॉल और कई सारे वैक्यूल होते थे, ठीक है ना। तो ये इनके क्या थे भाई, कुछ डिफरेंस है। अब अगर हम आगे देखें, लेट अस सी, अब इनके अंदर जो है एक सेल जो होती है यूकेरियोटिक सेल, यूकेरियोटिक सेल के अंदर जो है कौन कौन से ऑर्गेनल्स होते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते थे, कल हमने बात करी थी सेल ऑर्गेनल्स, क्या किसकी बात करी थी, सेल ऑर्गेनल्स की। तो सेल ऑर्गेनल्स हमको पता है भाई कौन कौन से होते हैं, जैसे कि सेल ऑर्गेनल्स में सेल मेम्ब्रेन होती है, क्या थी, सेल मेम्ब्रेन थी। सेल मेम्ब्रेन के अलावा जो है न्यूक्लियस था, क्या था भाई, न्यूक्लियस था। न्यूक्लियस के अलावा न्यूक्लियोलस था, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस के अलावा ईआर थी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसके अलावा राइबोसोम था, क्या था भाई, राइबोसोम था। राइबोसोम के अलावा जो है आपका माइटोकॉन्ड्रिया भी है, माइटोकॉन्ड्रिया भी है, माइक्रोट्यूब्यूल भी है, क्या भी है, माइक्रोट्यूब्यूल भी है। और उसके अलावा जो है कहीं कहीं पर जो है साइटोप्लास्ट है, या साइटोप्लाज्म बोल दो, साइटोप्लाज्म। और प्लांट की सेल में जो है ना क्लोरोप्लास्ट भी होता था, क्या भी होता था, क्लोरोप्लास्ट। एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता था, ठीक है ना। और लाइसोसोम होता था, क्या होता था भाई, लाइसोसोम दोनों में होता था। तो अब हम इनको इंडिविजुअल लेवल पे पढ़ेंगे सारों का अलग 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 अलग, ठीक है ना। ठीक है, गोल्जी बॉडी भी था, गोल्जी बॉडी, ठीक है ना, गोल्जी अपरेटस, सबको अलग अलग पढ़ेंगे, एक बार डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल आप यहाँ तक नोट कर लीजिए, गोल्जी अपरेटस भी लिख लो, गोल्जी बॉडी, ठीक है। नहीं तो सेल वॉल भी होती थी प्लांट में, ठीक है ना, प्लांट सेल में क्या भी होती थी, सेल वॉल भी होती थी, वैक्यूल भी होता था, वैक्यूल, ठीक है ना। ऐसे बना लो डायग्राम सर, ईटीसी कर लेना। सेल मेम्ब्रेन कोशिका के लिए, सेल मेम्ब्रेन वाज स्टडीड ओनली आफ्टर द एडवेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ऑफ 1950, यानी कि सेल मेम्ब्रेन के बारे में 1950 के बाद में पता चला, जब 1950 में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हो गई। जब तक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप नहीं आया था उससे पहले इसके बारे में इतना खास नहीं पता था सेल मेम्ब्रेन के बारे में, क्योंकि इसे देखने के लिए बहुत ही स्मॉल जो है ना उसकी जरूरत पड़ती है। तो ठीक है ना, सेल मेम्ब्रेन के लिए जो है आपको ध्यान रखना है कि क्या चाहिए आपको, कम से कम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप चाहिए। फिर कुछ स्टडीज करी हमने ह्यूमन आरबीसी के ऊपर। तो ह्यूमन आरबीसी पे जो स्टडी हुई, रेड ब्लड सेल जिसको आप बोल देते हो, तो उसमें साइंटिस्ट ने बताया कि इसकी जो पॉसिबल स्ट्रक्चर है आरबीसी की, उसमें भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, यानी कि आरबीसी की जो स्ट्रक्चर होती है उसमें भी क्या दिखाई देता है भाई, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आरबीसी के ऊपर जो मेम्ब्रेन होती है उस मेम्ब्रेन का क्या नाम होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जैसे ये आरबीसी की सेल हो गई मान लो ऐसे, तो इसकी सेल के ऊपर ये जो इसकी सेल है ना, ये बाहर जो इसकी सेल दिखाई दे, ये मेम्ब्रेन जो दिखाई दे रही है, मेम्ब्रेन का क्या नाम होगा, इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा, ठीक है ना, क्या होगा भाई, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इससे पता चलता है कि सेल मेम्ब्रेन किस चीज की बनी होती है। इसका स्टडी करने के बाद में, आरबीसी का, रेड ब्लड सेल का क्या करने के बाद में, स्टडी करने के बाद में, अध्ययन करने के बाद में पता चला कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है, क्या होती है भाई, सेल मेम्ब्रेन, वो दो चीजों की बनी होती है, यानी कि उसमें दो कंपोनेंट होते हैं। सेल मेम्ब्रेन में कितने कंपोनेंट होते हैं, दो कंपोनेंट होते हैं। एक को तो बोलते हैं यहाँ पर लिपिड, क्या बोलते हैं भाई, लिपिड, जिसे हम आम भाषा में फैट बोल देते हैं, ठीक है ना, लिपिड्स। और एक को बोलते हैं प्रोटीन, क्या बोलते हैं भाई, प्रोटीन। तो ध्यान रखना, दो चीजों की बनी होगी सेल मेम्ब्रेन, एक लिपिड की और एक किसकी, प्रोटीन की। यानी कि सेल मेम्ब्रेन दो चीजों से मिलकर बनी है, लिपिड से और प्रोटीन से। इसमें जो लिपिड्स होते हैं बेसिकली वो क्या होते हैं, ठीक है ना, ये कह रहा है जो लिपिड्स इसके अंदर होंगे, चलो कौन से जो लिपिड्स इसके अंदर होंगे, एक तो लिपिड्स हो गए बाई लेयर, कैसे होंगे भाई, बाई लेयर। बाई लेयर का मतलब बताओ,
यानी कि 2 परत वाले। बाई लेयर का मतलब क्या हो गया, 2 लेयर वाले, यानी कि 2 लेयर चलेगी इनकी, एक ऊपर वाली और एक नीचे वाली, 2 लेयर होगी, ठीक है ना, बाई लेयर हो गए। और इनको कहते हैं फोस्फोलिपिड्स। जो इसके अंदर लिपिड होगा ना, इनका एक्चुअल नाम क्या होगा, फोस्फो लिपिड्स। हाँ, यानी कि जो लिपिड्स है ना इनके अंदर, उस लिपिड का नाम तो है रियल में फोस्फोलिपिड्स। और ये लिपिड हो गए कैसे, बाई लेयर, यानी कि 2 लेयर वाले। एक ऊपर की लेयर होगी और एक कौन सी होगी भाई, नीचे की साइड में। एक आउटर साइड समझ लो, एक इनर साइड समझ लो, ठीक है। 2 मेम्ब्रेन होगी, 2 मेम्ब्रेन में एक साइड को क्या मान लो, आउटर साइड मान लो, एक को क्या मान लो, आउटर, इसको मान लो आउटर साइड। आउटर साइड, इसको क्या मान लो भाई, इनर साइड, अंदर की साइड। तो एक आउटर साइड की हो जाएगी और एक इनर साइड की हो जाएगी, यानी कि अंदर की तरफ की हो जाएगी। अब फोस्फोलिपिड्स जो होते हैं ना, अगर तुम्हें ज्यादा कंफ्यूज हो रहा हो कि फोस्फोलिपिड क्या होते हैं, पता नहीं चल रहा, तो मैं आपको बताता हूँ। आम भाषा में आप इसको वर्ड को जानते हो कोलेस्ट्रॉल के नाम से। कोलेस्ट्रॉल कहीं कभी वर्ड पढ़ा है, ऐसे कह देते नहीं इसका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, तो वही चर्बी बढ़ी हुई, चर्बी बोल रहे हैं हिंदी में, क्या बोल रहे हैं, चर्बी, ठीक, हाँ हाँ वही, ठीक है ना, कोलेस्ट्रॉल चर्बी। तो ये कोलेस्ट्रॉल का बना होता है। बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन से पता चलता है कि सेल मेम्ब्रेन जो है ना, उसके अंदर प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट दोनों चीज होती है। बायोकेमिकल यानी आगे जाके जब हम और देखते हैं, थोड़ा डिटेल में देखते हैं, तो हमें पता चलता है जैसे कि बायोकेमिकल, जैसे कि इन्होंने आरबीसी के ऊपर एक स्टडी करी, रेड ब्लड सेल के ऊपर बायोकेमिकल रिएक्शन करी। कौन सी, बायोकेमिकल। बायोकेमिकल रिएक्शन का मतलब होता है वो ऐसी रिएक्शन जिसमें बायोलॉजी भी इन्वॉल्व हो, और केमिकल का मतलब समझेंगे केमिस्ट्री भी इन्वॉल्व हो, दोनों चीजें इन्वॉल्व हो रही है, बायोलॉजी भी। ओके, बायोलॉजी का मतलब तो आरबीसी इन्वॉल्व हो रही है, रेड ब्लड सेल, जाहिर सी बात है, रेड ब्लड सेल ह्यूमन के अंदर होगी, ह्यूमन बायोलॉजी के अंदर आ रहा है, बायो है, ठीक है ना, ऑर्गेनिज्म है। और केमिकल का मतलब इसके अंदर जो कुछ चीजें होंगी, जिस चीज से बना हुआ होगा, वो क्या है, वो केमिकल है, ठीक है ना। तो ये कह रहा है कि बायोकेमिकल रिएक्शन के थ्रू हमें पता चला कि हमारी जो ये सेल होती है, इसके अंदर 52% तो होता है, हमारी जो आरबीसी होती है ना, आरबीसी की जो सेल मेम्ब्रेन होती है, इसकी सेल मेम्ब्रेन में 52% तो होता है प्रोटीन। 52% क्या होता है भाई, प्रोटीन। और ये याद रखने की बात है, 40% होता है लिपिड। तो संख्या में ज्यादा मात्रा में क्या है, अगर मैं आपसे पूछूं, लिपिड ज्यादा है कि प्रोटीन ज्यादा है भाई, प्रोटीन पे स्टार्ट कर लीजिए कि प्रोटीन जो है वो ज्यादा है, ठीक है। लिपिड पे छंद बना लीजिए, ये कम है। तो प्रोटीन ज्यादा है और लिपिड क्या है भाई आपका, कम है, हैं। 8% बाबू, वो जो तो बहुत सारी चीजें हो सकती है ना, वाटर भी होगा, जाहिर सी बात है, कई सारी चीजें होंगी, फाइबर होंगे, शुगर होगा और कई तरह की, ठीक है। हाँ, फिर उसके बाद में इसी चीज को, इसी का जो ये मैंने सेल बनाई नहीं, ये बनाई ना पे सेल में, इसका एक इम्प्रूव मॉडल दिया गया। और 1972 में, कौन से ईयर में भाई, 1972 में, 1972 में एक अच्छा इम्प्रूव मॉडल आया, अच्छे से करके बताया, इम्प्रूव करके बताया, इम्प्रूव मॉडल ऑफ व्हाट, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन का इम्प्रूव मॉडल आया 1972 में। और ये दिया सेल मेम्ब्रेन का इम्प्रूव मॉडल भाई, किसका मॉडल लिया था उन्होंने, सेल मेम्ब्रेन का। कभी आपसे कोई कंफ्यूजन ना हो जाए, सेल मेम्ब्रेन की बात कर रहे हैं। तो सेल मेम्ब्रेन को एक अच्छी तरीके से जो बताया था, वो 2 साइंटिस्ट है, सिंगर एंड निकोलसन। क्या नाम था भाई इनका, सिंगर एंड निकोलसन। क्वेश्चन भी आता है भाई इसके ऊपर, मैं बताता हूँ किस तरीके से क्वेश्चन आता है। ये पूछ लेगा कि जो है सेल मेम्ब्रेन का मॉडल किसने दिया था, तो सेल मेम्ब्रेन का मॉडल किसने दिया था, सिंगर एंड निकोलसन ने, ठीक है ना। इस मॉडल का क्या नाम था, ये भी पूछ लेगा, इस मॉडल का क्या नाम था। इम्प्रूव नहीं, इम्प्रूव तो मत, इम्प्रूव का मतलब तो है कि उसको कुछ अच्छा कर दिया, नाम थोड़ा ये। इम्प्रूव का मतलब तो होता है कुछ अच्छा कर दिया। जैसा आपने जो है, आप राइटिंग करते थे पहले, खराब लिखते थे, अब आपने इम्प्रूव कर ली, अच्छी कर ली थोड़ी सी, ठीक है। नहीं, इम्प्रूव कोई नाम नहीं हुआ, नाम है इसका फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। क्या नाम है इसका, फ्लूइड, FLUID, फ्लूइड मोज़ेक, इस मॉडल में कुछ सुधार करें, हाँ, SAIC मोज़ेक मॉडल। हाँ, मतलब इम्प्रूव का मतलब सुधार ही हो गया, सही बात है। और मॉडल, नाम वैसे इसका मॉडल का क्या था भाई, इनके मॉडल का, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल किसने दिया था, तो आपको बताना पड़ेगा फ्लूइड मोज़ेक मॉडल किसने दिया था भाई, सिंगर एंड निकोलसन ने दिया था। इसके अकॉर्डिंग जो है
क्वासी जुडिशियल नेचर होती है, यानी कि आधा लिक्विड होता है, ठीक है ना, और आधे में लिपिड भरा होता है। आधा लिक्विड होता है और आधे में क्या भरा रहता है, लिपिड भरा रहता है। जो सेल मेम्ब्रेन होती है ना, वो आधी लिक्विड से बनी हुई होती है और आधी किससे भाई, फैट से बनी होती है, लिपिड से बनी होती है। तो ध्यान रखना, बताया यही था इसने भी कि बाय लेयर होता है। बताया इसके सारे, अगर मैं फीचर देखूं यहाँ पे, फीचर का मतलब इसके लक्षण बताऊं तुम्हें, तो फीचर में वही है बाय लेयर। बाय लेयर का मतलब बताओ क्या होता है, दो परत वाला, ठीक है ना, बाय लेयर होगा। लेकिन इसने जो मेन बात बताई वो बताई कि ये क्वासी जुडिशियल है, क्वासी फ्लूइड, सॉरी जुडिशियल, क्वासी फ्लूइड क्या है, क्वासी फ्लूइड। तो यानी कि आधा फ्लूइड है इसके अंदर, आधा क्या भर रहा है भाई, फ्लूइड भर रहा। फ्लूइड का मतलब क्या होता है भाई, द्रव, एक तरह का लिक्विड वाला पदार्थ भर रहा है, ठीक है ना। आधा इसमें कैसा पदार्थ भर रहा है, लिक्विड वाला पदार्थ इसमें भर रहा है, ठीक है। उसके बाद में जो है सेल मेम्ब्रेन का काम क्या होता है, ये आता है। इसमें शायद जगह नहीं बची, आप यहाँ तक नोट करो, फंक्शन की बात करेंगे। वैसे सेल मेम्ब्रेन का काम होता है कि ट्रांसपोर्ट करना किसी चीज का, तो गैस सेल के अंदर लेके जाना या सेल से बाहर निकालना। गैस को है तो सेल के अंदर लेके जाना या बाहर निकालना, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन के तो फंक्शन देखिएगा, सेल मेम्ब्रेन फंक्शन, कार्य यानी कि क्या है, देखो सेल मेम्ब्रेन बेसिकली जो है दो तरह का इसमें ये ट्रांस सिलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन होती है एक तरह की। सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, सिलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन, शॉर्ट में बोल देते हैं एसपीएम, सिलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन। मतलब समझाता हूँ मैं आपको। मतलब जिस चीज को ये अलाउ करेगी ट्रांस, वो अक्रॉस करने के लिए, मान लो एक यहाँ पर ऐसे एक बॉक्स है, ठीक है ना, उसके अंदर बीच में एक एसपीएम मेम्ब्रेन लगी हुई है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, और यहाँ पर भी एक विलियन भरा हुआ है, यहाँ पर भी एक विलियन भरा हुआ है, यहाँ पे ए भरा हुआ है मान लो, यहाँ पे बी भरा हुआ है, ठीक है। इसकी कंसंट्रेशन 10% है, इसकी कंसंट्रेशन मान लो 5% है। सबसे पहले एसपीएम जो है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ बढ़ती है अपने आप ही खुद ही, ठीक है ना। यानी कि यहाँ पे सॉल्वेंट जो होगा हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर आना शुरू हो जाएगा सॉल्वेंट, ठीक है। दूसरी चीज ये होती है कि ये सोल्यूट को रोक लेगी, किसको, सोल्यूट को। सोल्यूट को अलाउ नहीं करती, किसको अलाउ करती है, सोल्वेंट को अलाउ करती है। सोल्यूट को अलाउ नहीं करेगी, सोल्वेंट को अलाउ कर देगी, ठीक है। अब यहाँ पर समझिएगा, इसमें जो ये ट्रांसपोर्ट हो रहा है इधर से इधर, ये दो प्रकार का ट्रांसपोर्ट होता है। ट्रांसपोर्ट सिस्टम बेसिकली, सेल मेम्ब्रेन एक तरह का ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। क्या है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम, यानी कि चीजों को आदान प्रदान करने का एक तंत्र है। तो ये जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है दो तरह का है, इसमें एक पैसिव है और एक एक्टिव होगा। तो जो पैसिव ट्रांसपोर्ट है सबसे पहले वो देख लेंगे, कौन सा ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट उसको बोलते हैं जिसमें एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती, सेल की कोई ऊर्जा नहीं लगेगी। पैसिव ट्रांसपोर्ट यही वाला होता है जहां पर सॉल्यूशन हाई कंसंट्रेशन से कहाँ की ओर जाता है, हाँ, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर जाता है, जैसा कि यहाँ पर हुआ था, हाई से लो की ओर। ज्यादातर जो सेल के अंदर वाटर जाता है ना, सेल के अंदर क्या जाता है भाई, एग्जांपल इसका मैं आपको यहीं पर बता रहा हूँ। एग्जांपल है, जो सेल के अंदर क्या एंटर करता है भाई, वाटर एंटर करता है, वो इसी प्रोसेस के थ्रू करता है, पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है ना। कि सेल के बाहर पानी ज्यादा हो जाएगा उससे कंसंट्रेशन, अगर सेल के अंदर कम हो जाए पानी की मात्रा, कंसंट्रेशन कम हो जाए, तो पानी सेल के क्या करने लगेगा, अंदर ट्रांसपोर्ट करने लगेगा, अंदर जाने लगेगा, ठीक है ना। इसे पैसिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं, ठीक है ना। इस पूरी घटना को क्या बोल देते हैं, यहाँ पे हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन पे कोई चीज जाती है, इस प्रोसेस को बोल देते हैं ओस्मोसिस। क्या बोल देते हैं भाई तो ओस्मोसिस का मतलब समझ में आ गया भाई, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन पर जाना, ठीक है ना, उसे ओस्मोसिस कह देते हैं। एक तो होगी पैसिव, एक ट्रांसपोर्ट होता है उसे बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। कौन सा होता है भाई, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। मैंने भी बताया था पैसिव ट्रांसपोर्ट में तो ऊर्जा की रिक्वायरमेंट नहीं थी, एनर्जी की जरूरत नहीं थी, यहाँ पर होती है। एक्टिव का मतलब एनर्जी की जरूरत होगी, एनर्जी रिक्वायर्ड। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में नीचे क्या लिख लो, एनर्जी रिक्वायर्ड। मतलब क्या हो गया भाई इसका, यानी कि ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी, किसकी जरूरत पड़ेगी, ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी, एनर्जी की जरूरत पड़ेगी यहाँ पे। मान लो कुछ अब जो है इसमें क्या होगा, एक्टिव इसमें कोई सॉल्यूशन लो कंसंट्रेशन से कहाँ की ओर बढ़ेगा, उल्टा हो जाएगा, इसका हाई की ओर बढ़ेगा, लो से हाई।
हाई से लो पे आना तो कोई बात नहीं है एनर्जी की खर्च नहीं, लेकिन जब लो से हाई की ओर जाएगा ना तब एनर्जी लगेगी लो से हाई पे जाने में, ठीक है ना। जैसे कि मान लो जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं, क्या होते हैं, इंग्रेडिएंट्स, इंग्रेडिएंट्स, इंग्रेडिएंट्स होते हैं बेसिकली, जैसे कि मिनरल्स, क्या भाई, मिनरल्स, मिनरल्स बाहर जो होते हैं ना सेल से बाहर, वहां पे होते हैं लो कंसेंट्रेशन में, सेल के अंदर क्या होते हैं, हाई। तो अगर उन्हें लो से हाई की ओर जाना है फिर भी जरूरत तो पड़ती है मिनरल्स की। तो मिनरल्स में मान लो सोडियम पोटेशियम पंप थ्योरी है, कौन सी थ्योरी है, सोडियम पोटेशियम पंप थ्योरी है। तो सोडियम पोटेशियम पंप थ्योरी में सोडियम और पोटेशियम किस तरीके से सेल मेम्ब्रेन के अंदर और बाहर आते जाते हैं, वो देखना अगर हो आपको कि कैसे वो अंदर जाएगा कैसे बाहर जाएगा, तो इसी की मदद से जाएंगे। सोडियम पोटेशियम पंप थ्योरी में एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, तो इसमें जो है एटीपी की रिक्वायरमेंट पड़ती है, किसकी भाई, एटीपी रिक्वायर, रिक्वायर का मतलब समझ गए, यानी कि एटीपी की जरूरत पड़ती है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, यानी कि ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। और सोडियम मान लो ये सेल हो गई, यहाँ पर सोडियम है, यहाँ पर पोटेशियम है। अब बताओ यहाँ पर तो पोटेशियम की अधिकता हो जाएगी और यहाँ पे किसकी अधिकता हो जाएगी, सोडियम की बाहर। तो जिसकी अधिकता बाहर है वो तो अंदर चला जाएगा और जिसकी अधिकता अंदर है वो क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो इस तरीके से सोडियम और पोटेशियम का क्या होता रहेगा, स्थानांतरण होता रहेगा, ठीक है। तो इसे बोलते हैं सोडियम पोटेशियम पंप थ्योरी, ठीक है। ये पूरा पूरा सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन हो गया, नोट कर लीजिए। यानी क्या बोलते हैं इसको, कोशिका मिट्टी। सेल वॉल जो होती है एक तो ये स्ट्रक्चर जो है नॉन लिविंग है, नॉन लिविंग स्ट्रक्चर है, नॉन लिविंग स्ट्रक्चर, यानी कि ये स्ट्रक्चर जिंदा नहीं होती है, नॉन लिविंग होती है। इसके बारे में एक तो तुम्हें खास ध्यान रखना है। और एक ये रिजिड होती है, कैसे होती है, रिजिड मतलब दृढ़ होती है, मजबूत होती है, वो होती नॉन लिविंग मटेरियल की बनी होगी तो रिजिड होगी, ठीक है ना। और आउटर कवरिंग होती है, क्या होती है, आउटर कवरिंग। कौन कौन से सेल की कवरिंग होती है आउटर, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ये दो ही चीजों में मिल सकती है आपको, या तो फंगी में मिल सकती है या फिर प्लांट से मिल सकती है, ओनली टू में। या तो फंगी की जो आउटर कवरिंग होगी वो सेल वॉल होगी, या फिर प्लांट्स की जो आउटर कवरिंग होगी वो सेल वॉल होगी। सेल वॉल का काम क्या होता है, इस सेल वॉल जो होती है, सेल टू सेल, मानने की बात है एक सेल ये रही और एक सेल ये रही, तो सेल से सेल का यहाँ पे क्या हो रहा है, इंटरेक्शन हो रहा है, क्या हो रहा है, इंटरेक्शन हो रहा है। तो ये जो इनका इंटरेक्शन जो हो रहा है यहाँ पे, अब इस इंटरेक्शन में इन सेल्स को ये डैमेज ना हो जाए, क्या ना हो जाए, डैमेज ना हो जाए, टूट ना जाए, फूट ना जाए, खराब ना हो जाए, उसका ध्यान कौन रखेगी, ये सेल वॉल रखेगी इंटरेक्शन पे, क्योंकि ये तो मिली भी है ना दो सेल्स। तो ऐसी 63 ट्रिलियन सेल बताई थी मैंने होती है, या किसी में ज्यादा भी हो सकती है किसी में कम भी हो सकती है। तो जो उनका इंटरेक्शन है वो मिली हुई है और वे टूटती नहीं, डैमेज नहीं होती, क्या नहीं होती, सेल टू सेल इंटरेक्शन है और उसके बावजूद भी वो क्या नहीं होती, डैमेज नहीं होती है। तो वो किसकी मदद से नहीं होती है भाई, सेल वॉल की मदद से नहीं होती है। तो सेल वॉल बेसिकली क्या काम करती है भाई, प्रोटेक्शन का काम करती है, किसका, प्रोटेक्शन का। प्रोटेक्शन किस तरह की प्रोटेक्शन ये देती है ये भी आपको समझना है। प्रोटेक्शन नंबर 1 तो मैंने आपको बता दिया, ये वाला डैमेज नहीं होने देती है, पहली प्रोटेक्शन तो ये है। दूसरी प्रोटेक्शन भी है इसकी, दूसरी प्रोटेक्शन है जो सेल होती है, सेल के अंदर क्या होते हैं, सेल ऑर्गेनल्स, क्या होते हैं भाई, सेल ऑर्गेनल्स। जो सेल ऑर्गेनल्स है, मान लो अगर वो किसी चीज से टकरा गए तो वे तो एकदम ब्रस्ट हो जाएंगे, टूट जाएंगे, फट जाएंगे। तो उन सेल ऑर्गेनल्स को नुकसान न पहुंचे उसके ख्याल कौन रखेगी, सेल वॉल, क्योंकि इनको सारों को इकट्ठा कर लेते हैं ना एक जगह पे। तो उन्हें नुकसान पहुंचाने से पहले किसे नुकसान पहुंचाना पड़ेगा, सेल वॉल को। तो यानी कि पहला जो डैमेज झेलेगी वो कौन झेलेगी, सेल वॉल। फिर बाद में सेल ऑर्गेनल। अब सेल ऑर्गेनल्स होते हैं जिंदा, लिविंग, और ये क्या होती है, नॉन लिविंग, ठीक है ना। तो मर्द चीज पे तो कोई फर्क नहीं पड़ने का, अगर तुम मान लो इस मार्कर को मारो तो इस पे कोई फर्क पड़ेगा, ये नॉन लिविंग है, ठीक है नहीं। ये समझ में आ रही है ना बात, नॉन लिविंग और लिविंग वाली। तो मेन काम इसका क्या होता है भाई, बता सकते हो मेन काम क्या होता है इसका, प्रोटेक्शन का। किसका होता है, प्रोटेक्शन का होता है सेल वॉल का, ठीक है ना। इस चीज से आप सहमत हो गए कि मेन काम क्या होता है इसका। सेल वॉल प्लांट की किसकी बनी होती है, ये पूछ लेगा कि प्लांट की जो सेल वॉल होती है वो किस चीज की बनी होती है। प्लांट की सेल वॉल बनी होती है भाई सेल्यूलोज की, किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की, ठीक है ना। ये चीज आप याद रखेंगे, एग्जाम में 70 बार पूछा हुआ क्वेश्चन है।
ये प्लांट की सेल वॉल किसी बनी होगी, तो किसी बनी होगी भाई, सेल्यूलोज की। नोट कर लीजिए सेल वॉल को, ठीक है मंगल। हाँ मंगल, एंडोक्राइन सिस्टम्स जो होता है भाई, इसके अंदर क्या क्या चीजें आती है ये देख लीजिएगा। सबसे पहले कौन सी चीज एंडोक्राइन, इसमें इंक्लूड क्या है, क्या आएगा इसके अंदर। इसमें इंक्लूड जो हो जाती है भाई, नंबर 1 तो आपकी हो जाती है इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि एक तो ईआर आती है इसके अंदर, फुल फॉर्म बताने की जरूरत नहीं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दूसरा इसमें गोल्जी कॉम्प्लेक्स होता है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, दूसरा नाम भी बताया था मैंने, गोल्जी बॉडी या गोल्जी अपरेटस। तीसरा जो है इसके अंदर लाइसोसोम होता है, लाइसोसोम। और चौथा भैया इसके अंदर जो है होता है आपका वैक्यूल्स। क्या होता है भाई, वैक्यूल्स। तो ये 4 पार्ट है किसके भाई, एंडोक्राइन सिस्टम के। 4 में से पहला वाला देख लेंगे, सबसे पहला कौन सा भाई, ईआर। क्या बोलते हैं भाई ईआर को, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये 2 प्रकार का होता है, मैंने आपको पहले ही बताया था, आर ई आर और एस ई आर। आर ई आर को बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है भाई आर ई आर, इसकी खास बात ये होती है कि इसकी जो सतह होती है, सतह का मतलब इसका जो सरफेस होता है, इसके सतह पर, सरफेस पर राइबोसोम लगे रहते हैं। क्या लगे रहते हैं, राइबोसोम लगे रहते हैं। और जो एस ई आर होता है, इसकी जो सतह होती है यानी कि सरफेस होता है, वो स्मूथ होता है, उस पर कुछ नहीं लगा रहता, ठीक है ना, इसलिए उसको क्या बोल देते हैं, एस ई आर बोल देते हैं, ठीक है ना। तो आर ई आर और एस ई आर का मतलब समझ में आ रहा है यहाँ पर आपको थोड़ा सा, ठीक है ना। तो ई आर बेसिकली कितने पार्ट्स में डिवाइड होगी भाई, 2 पार्ट्स में। और आर ई आर जो होती है भाई, इसका काम मेन क्या होता है, आर ई आर का मेन फंक्शन क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करती है। आर ई आर किस में हेल्प करती है भाई, प्रोटीन सिंथेसिस। अभी मैंने आपको एक चीज बताई थी, जब मैं शुरू में सबसे पहले राइबोसोम पढ़ाया, तो मैंने बताया था राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है। किसका भाई, प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन को बनाने का, निर्माण करने का काम करता है। अब क्योंकि आर ई आर पर राइबोसोम तो खूब लगे हुए हैं दुनिया भर के, तो जाहिर सी बात है प्रोटीन बनाएगा कि नहीं बनाएगा आर ई आर, तो आर ई आर प्रोटीन बनाता है। अब बचा क्या भाई आपका, एस ई आर। एस ई आर जो होता है भाई, इसमें एनिमल सेल्स लाइक स्टेरॉइडल हॉर्मोन्स आर सिंथेसिस्ड इन एस ई आर। बेसिकली लिपिड बनाता है, सिंथेसिस ऑफ लिपिड। क्या करता है भाई, सिंथेसिस ऑफ, निर्माण करता है किसका भाई, लिपिड का। तो अगर आपसे पूछ ले कि भाई प्रोटीन कौन बनाता है, तो आर ई आर, और लिपिड कौन बनाता है, एस ई आर, ठीक है ना। तो ये कंप्लीट हुआ ई आर आपका, नोट करो यहाँ तक।